चलो आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट दो क्लास में हम लोग बात किए थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। और उसमें हम लोग सबसे खास चीज जाने थे थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बारे में जाने थे। वो बहुत खास चीज था लास्ट क्लास पर। लास्ट दो क्लास जिसका अच्छे से क्लियर है उसी को अब का आज का क्लास समझ में आने वाला है, ठीक है। इससे पहले हम लोग जाने थे एनर्जी, कोई भी फोटोन जो आ रहा होता है उसका एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा या फिर E इज इक्वल टू एच न्यू, ये सब चीज होता है। सब चीज हम लोग समझे थे। आज के क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसका कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे और उस पर आधारित कुछ ग्राफ वगैरह भी देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ है ग्राफ वगैरह सब इस टाइप से किया हुआ और काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ वगैरह होता है। वो सब चीज ऐसे देख करके समझ में आता नहीं है, लेकिन वो सारा ग्राफ का क्या कॉन्सेप्ट है नहीं है, हर चीज सब कुछ हम लोग क्लियर कर लेंगे एकदम बारीकी से, ठीक है। चलो देखो बात करते हैं क्या क्या चीज है इसमें। जैसे कि हम लोग को एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के लिए एनसीईआरटी में एक फोटो दिया गया है, ठीक है। वो तीन प्रकार का फोटो को एक में कंबाइन करके बनाया है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हम लोग अच्छे तरीके से थोड़ा समझेंगे क्या है, बात करते हैं। देखो जैसे कि मान लिया जाए ये कोई यहां पर इस तरीके से ये कोई ट्यूब है ना। ये कोई ट्यूब में क्या होता है कि इस तरीके से यहां पर क्वार्ज वगैरह लगा दिया आता है। क्वार्ज होता है ना, क्वार्ज एक सिलिका ग्लास जैसा रहता है, उस पे आर पार जा सकता है लाइट वगैरह, ये सब चीज है ना। क्वार्ज वगैरह या ढक्कन में ऐसे लगाए थे और ये एकदम इसके अंदर ये एकदम वैक्यूम जैसा बना रहता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि हम लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, लाइट गिराते हैं, ठीक है। लाइट देंगे, लाइट का सोर्स अपना इस तरीके से लाइट सोर्स देते हैं तो क्या होता है, यहां से आया और यहां पर एक मेटल प्लेट लगा रहता है और मेटल प्लेट से है कनेक्टेड। तो यहां पे क्या है, एक गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर में इस तरफ एक प्लेट लगा रहता है और यहां इस तरीके से। अच्छा अगर हम लोग लाइट देंगे तो लाइट आकर के यहां गिरेगा। ये एक मेटल है, मेटल प्लेट है, इसको इमिटर प्लेट बोलते हैं। इमिटर प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। और ये वाला जो प्लेट है इसको कलेक्टर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये कलेक्टर प्लेट होता है और ये इमिटर प्लेट होता है। जब लाइट आ रहा है आएगा आकर के इसके ऊपर गिरेगा तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं केस नंबर 1, ठीक है। अच्छा केस नंबर 1, अभी कोई बैटरी यहां पर लगा हुआ नहीं है, ठीक है। और सिर्फ एक प्लेट यहां है, एक प्लेट यहां है और बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। ये कौन सा केस 1 है, इसमें कौन सा एक नंबर केस जो है इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी वाला सिचुएशन है ये, यानी कि हमने बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है। और ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, लाइट आकर के इस पे गिरेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अच्छा लाइट जो आकर के गिरेगा तो वो कैसा होगा लाइट, उस पर भी हम लोग अच्छे तरीके से अगर बात करें, ठीक है। तो देखा जाए जरा सा कि लाइट जो आकर के यहां गिरा, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट होगा तभी यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये जो मेटल है, इस मेटल का कुछ न कुछ वर्क फंक्शन होता है, ठीक है। अब वर्क फंक्शन जो होता है, अगर हम लोग वर्क फंक्शन, मेटल का जो वर्क फंक्शन है उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इसके ऊपर गिराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इससे, या उतना कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन इसके ऊपर गिराएंगे। फोटोन भी गिरा सकते हैं या कोई भी रेडिएशन गिरा सकते हैं। फोटोन माने किसको कहते हैं, लाइट, छोटा छोटा पार्टिकल लाइट, जो विजिबल लाइट वगैरह वो सब चीज हो गया फोटोन ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कोई भी बोल सकते हैं, तो इसलिए रेडिएशन वर्ड का लोग यूज करते हैं कि कोई भी एनसीईआरटी देखोगे तो फोटोन से ज्यादा प्रेफर करता है, वो ज्यादातर मात्रा में रेडिएशन वर्ड लिखता है ना। अगर सफिशिएंट एनर्जी वाला ना इसके ऊपर रेडिएशन गिराते हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा,
ना, इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला। तो जब निकलेगा तो इसमें भी देखो क्या है कहानी। जब यहाँ पे हम कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा एनर्जी से निकला, तो जो एनर्जी से निकलेगा तो निकलने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से निकल करके इस प्लेट तक पहुंच जाता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहता है। तो ज्यादा एनर्जी रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंचा, यहां तक। अच्छा, क्या क्या होता है इसमें कि जब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन जब आगे जा रहा होता है तो आगे जाने के बाद क्या होता है कि जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन आगे में है, तो जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आएगा वो देखेगा कि मेरे आगे में निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, तो जो पिछला इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन पिछलका इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा ना, उधर रिपेल करेगा ना, तो उसके कारण ना बीच में थोड़ा यहाँ भीड़ जमा हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। बीच में यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का भीड़ जमा हो जाता है, हिंड्रेंस इस तरीके से। और कुछ इलेक्ट्रॉन सब जो शुरू शुरू में था थोड़ा थोड़ा पहुंचता है, क्या थोड़ा थोड़ा हानि मिलता है। हमने यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है लेकिन फिर भी हम लोग को क्या हल्का करंट मिलता है। यानी कि अगर हम एक ग्राफ खींचे यहाँ पे देखो तो ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज या कि पोटेंशियल डिफरेंस ना, या भी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। और एक हम लोग यहां पे क्या ले रहे हैं, करंट, इसको क्या बोलेंगे, फोटो करंट। फोटो करंट का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण थोड़ा सा जो हमको सर्किट में करंट दिखता है, उसी करंट को क्या कहते हैं, फोटो करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा, जब हम लोग क्या किए हैं इसमें कि अभी तो कोई बैटरी नहीं कनेक्ट की है, यानी कि वोल्टेज हमारा अप्लाइड वोल्टेज क्या है, जीरो, अप्लाइड वोल्टेज जीरो, लेकिन फिर भी हमको कुछ हल्का करंट देखने को मिल जाता है, हल्का करंट देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसमें से आया इलेक्ट्रॉन, गया निकला तो घूम गया ना सर्किट में, यहां से फोटोन आकर के गिरा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। जो इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी रहता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, निकल करके आगे जाएगा। जैसे मान लिया जाए इस मेटल का वर्क फंक्शन है 7 जूल और हम इसके ऊपर जो फोटोन गिरा रहे हैं, एक फोटोन का, हर एक फोटोन का जो एनर्जी है वो है 10-10 जूल। ठीक है, तो 7 जूल इसका वर्क फंक्शन से लड़ने में खत्म होगा। बाकी जो 3 जूल है वो 3 जूल का काइनेटिक एनर्जी लेके ये आगे भागेगा इलेक्ट्रॉन, क्या, तो वो ठीक है 3 जूल का यहां लेकर के गया, तो उसके बाद यहां पर से क्या होता है, ये यहां से यहां पहुंचा सर्किट पे ना। तो चूंकि यहां वाला प्लेट को जब छोड़ा है इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यहां जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा इस जगह को, तो यहां पे क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आया तो यहां आने के बाद फिर इस पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाता है, वो दौड़ जाता है न्यूट्रलाइज करने का। तो हमको करंट कुछ देखने को मिलता है, हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं किए हैं। तो ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, जिसमें कि क्या करेंगे, बैटरी यहां पे कनेक्ट करते हैं। बैटरी इसलिए कनेक्ट करेंगे ताकि यहां पे जो भीड़ जमा था ना इलेक्ट्रॉन वगैरह का, उस सब इलेक्ट्रॉन को खींचने में थोड़ा आराम हो जाए, इसके लिए हम लोग एक बैटरी का एक सिचुएशन लगा करके देखते हैं। तो अब हम लोग करते हैं केस नंबर 2। अब जो हम लोग क्या किए हैं इसमें कि फोटोन तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन फोटोन जो आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है, हम लोग क्या किए ना, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिए। बैटरी जो कनेक्ट किए हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं किसको, कलेक्टर प्लेट को, और निगेटिव टर्मिनल से जोड़े हैं इसको। तो पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा यहां से, तो ठीक है, क्या होता है कि जो आगे आगे इलेक्ट्रॉन रहता है ना, वो अपने पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा। जो आगे इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेगा और स्लो डाउन कर देता है थोड़ा सा। तो जिस कारण से क्या होता है ना कि यहां पर इलेक्ट्रॉन सब जमा हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन तो उधर तो पहुंच ही गया, ठीक है, पहुंचा हुआ है। अच्छा, पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये थोड़ा खींच लेगा। अच्छा ठीक है, तो हमको जब शुरू में करंट जीरो था, सॉरी बैटरी जीरो था, बैटरी नहीं लगा हुआ था, वोल्टेज नहीं लगाए हुए थे, तो फिर भी हमको कुछ करंट देखने को मिल रहा था, हल्का करंट क्या था यहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस करें तो जब पोटेंशियल जीरो था, पोटेंशियल जीरो था, फिर भी कुछ करंट हमको, फोटो करंट देखने को मिला। अब हम क्या किए हैं
कि इसका इस वाला कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल है उसको पॉजिटिव यहां पे कर दिए, और अब क्या करेंगे, वोल्टेज को यहां से बढ़ाएंगे। तो जब पोटेंशियल को बढ़ाएंगे पॉजिटिव में, तो बढ़ाने से क्या होगा देखो, तो वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे यहां पर, यहां वोल्टेज बढ़ाएंगे तो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसे, है कि नहीं। और वो क्या, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। या यूं कहें कि इस पॉजिटिव प्लेट का ताकत को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादातर मात्रा में आने लगेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन आने लगेगा ज्यादा, तो क्या होगा, करंट का मान थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ये क्या करेगा, ये वाला प्लेट इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ रहा है, आने वाला इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ेगा धीरे धीरे ना। हमको करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या प्रति सेकेंड, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड ना। तो हर एक सेकेंड पहले अगर जब बैटरी नहीं लगा हुआ था, तो हर एक सेकेंड अगर 2-2, 3-3 इलेक्ट्रॉन आ रहा था तो बैटरी लगाए, तो अब क्या हो गया, हर एक सेकेंड 5, 6, 7, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आने लगा। वोल्टेज और बढ़ाए तो 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बढ़ने लगा। तो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड यानी कि चार्ज पर सेकेंड ना, चार्ज पर सेकेंड बढ़ने लगा। चार्ज पर सेकेंड बढ़ना मतलब क्या, करंट का मान बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे करंट का मान बढ़ते गया, और क्या कहते हैं, ठीक है, बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट का मान बढ़ रहा था, क्योंकि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा मात्रा में खींचने लगा धीरे धीरे करके। कभी 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड तो 15, और वोल्टेज बढ़ाए तो 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, और वोल्टेज बढ़ाए तो 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड खींचने लगा। तो उसके कारण से ये हमारा क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बढ़ते 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 ये सैचुरेट हो गया। मतलब आप वोल्टेज कितना भी बढ़ाइए, करंट का मान अब इसके ऊपर जाना बंद हो गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है उसको समझते हैं। जैसे कि जब यहां भीड़ भाड़ जितना था सब खत्म हो गया, ठीक है, और जब हम लोग वोल्टेज को बढ़ाए हैं, तो मान लिया जब वोल्टेज बढ़ा के इतना कर लिए कि यहां के बाद से देख रहे हैं ना कि वोल्टेज का असर करंट पे नहीं पड़ रहा, यहां के बाद से, है ना। तो क्या हो रहा है यहां पे कि मान लिया जब वोल्टेज को हम लोग इतना कर लिए कि करंट यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, मान लिया जाए यहां जो फोटोन गिर रहा है उस पर, उसके कारण जो इस इमिटर प्लेट से प्रति सेकंड जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उस प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने का संख्या 25 है। मान लिया जाए 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड बाहर निकल रहा है। तो ये बैटरी यहां से जो खींच रहा था, खींचते 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 वोल्टेज बढ़ाए तो पहले 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तब तक करंट बढ़ रहा था। जैसे 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पे आया तो इधर से निकलने का दर और इधर खींचने का दर तो बराबर हो गया ना। अब कितना भी हम वोल्टेज बढ़ा दें, यहां से तो हर सेकंड 25 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। उदाहरण के लिए यहां से हर सेकंड 25 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये इसका ताकत चाहे कितना भी हो जाए, अब 25 पे निर्भर हो जाएगा ना। क्या अब क्या हो जाएगा, 25 पे निर्भर हो जाएगा। अब चाहे तुम कितना भी, जैसे कुरकुरे का फैक्ट्री, उसमें अगर कोई कंज्यूमर है, अगर किसी गांव में वहां पे बट रहा है फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री से लोग लेता है, तो क्या हुआ कि जब शुरू में अगर मान लिया जाए कुरकुरे वगैरह जो था वो सब अगर बना रहा था कि आदमी का संख्या धीरे धीरे गांव में मान लिया जाए बढ़ते जा रहा है। पहले किसी गांव में फैक्ट्री इसमें था, कुरकुरे का पैकेट बनाता था, तो क्या हो जाता था, उसका क्षमता था 70 पैकेट पर डे बनाने का। और क्या हुआ, धीरे धीरे गांव में आदमी का संख्या बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ठीक है। तो पहले अगर 2 ही आदमी था तो खपत पहले कितना करता होगा, 2 पैकेट पर डे। धीरे धीरे हम लोग आदमी का संख्या बढ़ा करके अगर 50 कर लिए तो 50 पैकेट पर डे, फिर 70 हो गया तो 70 पैकेट पर डे, ठीक है। लेकिन जब उसके बाद अब हम अगर 100 कर दे गांव में आदमी का संख्या, तो पर डे 100 पैकेट तो नहीं ना खींच पाएगा, ले पाएगा वहां से, क्योंकि 70 पैकेट ही उसका क्या प्रोडक्शन है पर डे का, तो खपत सिर्फ 70 हो सकता है ना। तो उस पर तो अब निर्भर नहीं ना करता है वो, चाहे कितना भी हो जाए क्या। अच्छा, वही कहानी है। अब यहां पे भी हम लोग बात करें तो एक समय के बाद करंट क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। इस सिचुएशन को हम कहेंगे सेचुरेट हो गया यहाँ पे करंट। ये जो है ये आई नॉड यानी कि क्या, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम
पॉसिबल करंट क्या, ना मैक्सिमम करंट एक तरह से कह सकते हैं, या फिर इसको सेचुरेशन करंट के भी नाम से जानेंगे। करंट इस वैल्यू पे क्या हो गया है, सेचुरेट हो गया। अब उससे करंट का मान ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ रहा है, पोटेंशियल चाहे कितना भी बढ़ा ले करंट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये कहानी है उसमें। अच्छा, अब इस सब कुछ पे अच्छे से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अगर ये जो सेचुरेट हुआ है यानी कि प्रति सेकंड जो 25 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ना ये प्रति सेकंड 25 इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, प्रति सेकंड 25 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो प्रति सेकंड इसका मतलब 25 फोटोन गिरता होगा इस पे, सफिशिएंट एनर्जी वाला 25 फोटोन गिरता होगा प्रति सेकंड, तो 25 इलेक्ट्रॉन निकलता है प्रति सेकंड, तो उसके हिसाब से करंट अपना सेचुरेट होगी। अगर हम फोटोन का संख्या यहां पे बढ़ा दे, आने वाला फोटोन का संख्या, प्रति सेकंड 25 फोटोन गिराते थे, 25 इलेक्ट्रॉन निकलता था, उसी पे सेचुरेट हो गया था, 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड घूम रहा था रास्ता में, तो उसके हिसाब से करंट 25 के हिसाब से करंट वहां था। अब अगर मान लिया जाए फोटोन का संख्या बढ़ा दे, यानी इंटेंसिटी बढ़ा दे, यानी कि अब हम लोग अगर 30 फोटोन पर सेकंड गिराएं, कितना फोटोन, 30 फोटोन पर सेकंड, तो वो पर सेकंड 30 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो 30 के हिसाब से अब सर्किट में करंट हो जाएगा, यानी कि सैचुरेशन करंट का वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ेगा। सैचुरेशन करंट का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो घूम रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे निर्भर करेगा, कितना नंबर ऑफ फोटोन आ रहा है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक बार में एक ही फोटोन खाता है, ठीक है। तो जैसे अगर यहां से 30 फोटोन आके गिरेगा पर सेकंड, तो 30 इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर सेकंड, ठीक है, तो उसके हिसाब से करंट। अगर हम 50 फोटोन पर सेकंड गिराएंगे, तो 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड सर्किट में घूमेगा, 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड घूमेगा, तो सैचुरेशन करंट का मान और बढ़ जाएगा। यानी जो सैचुरेशन करंट है, ये करंट निर्भर करता है किस पे, इंटेंसिटी पे, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आप कितना गिरा रहे हैं। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड आप जितना गिराइएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड उतना ही निकलेगा, और उसके हिसाब से क्या होगा, करंट। इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्भर करेगा करंट, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ज्यादा चार्ज, और जितना ज्यादा चार्ज पर सेकंड वही क्या है, करंट ना। तो यानी कि जो इंटेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन जो गिरा रहे, इंटेंसिटी पे निर्भर करता है कौन, करंट ना, फोटो करंट। और उसका जो सैचुरेशन वाला वैल्यू है वो भी इंटेंसिटी पे ही निर्भर करता है। अगर हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इस क्या होगा, इस सैचुरेशन करंट का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाएगा। पहले 25 पे सेट था, तो अब 30 पे सेट होगा, फिर और बढ़ाएंगे तो 50 पे सेट हो जाएगा। यानी कि जब हम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। सब कुछ है बारीकी से, सब सारा बात। पॉजिटिव में इधर बढ़ा रहे हैं तो इधर ऐसा कहानी हुआ। ये हुआ है तब जब लाइट मान लिया जाए एक ही कलर का गिर रहा है, फ्रीक्वेंसी तो वही है ना, एक फिक्स रखे हैं फ्रीक्वेंसी, है ना, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मान लिया जाए VIB विबिग्योर है ना, तो मान लिया जाए इंडिगो गिरा रहे हैं, या इंडिगो क्या, मान लिया जाए ब्लू कलर का गिरा रहा है लाइट, ब्लू है मान लिया जाए गिर रहा है बार बार, उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। ब्लू है, एक कलर का फिक्स कर दिए, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी वाला लाइट इस पे गिरा है, अगर फ्रीक्वेंसी बदलेंगे तो उसका असर क्या होता है, उस पर हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे। एक सिंगल फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिराए हैं और ये सब कहानी हम देख रहे हैं, ठीक, ब्लू कलर का लाइट गिरा दिए हैं और ये सब कहानी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलो, अब अगला केस सिचुएशन एक और बनता है। एक अगला केस क्या है, अब बैटरी का टर्मिनल को पलट देते हैं, ठीक है। तो यानी अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ निगेटिव लेके आते हैं, ठीक है। तो जब इस तरफ निगेटिव लेके आएंगे तो क्या होगा, हम लोग ग्राफ में किस सिचुएशन तक पहुंच गए हैं, हम लोग ग्राफ यहां तक बना है हमारा, ठीक है। अगला करंट और किसके बीच का, वोल्टेज के बीच का, तो देखो तो करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ हम लोग यहां तक पहुंच गए। ये मेरा क्या है, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट है। अब हम लोग क्या किए हैं, इसमें उल्टा करके बैटरी को जोड़े। अब जितना इस चीज के ऊपर, ठीक है, रुक करके इसको, जितना ज्यादा हम इस चीज के ऊपर सोचेंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा ना। इसलिए कहा भी जाता है, रीड वंस, राइट ट्वाइस और थिंक थ्राइस।
जितना ज्यादा सोचेंगे इसके बारे में उतना ज्यादा मजबूत होगा ये टॉपिक। बैटरी सीधा, कोई बात नहीं, पलट देते हैं। तो इस वाले केस में हम लोग क्या किए, बैटरी को उल्टा कर दिए ना। पहले जो इस वाले केस में क्या था, बैटरी ऐसे लगा हुआ था, इधर पॉजिटिव टर्मिनल था, अब इस तरफ क्या दे देंगे, नेगेटिव टर्मिनल दे करके देखते हैं। अब इस तरफ हम क्या किए, नेगेटिव टर्मिनल दे दिए ना, नेगेटिव दे दिए। ठीक, अब क्या होगा कहानी, नेगेटिव टर्मिनल देने से क्या होगा कहानी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से तो निकला, इधर जाएगा। ठीक है, जा रहा है। पहले तो चूंकि खूब एनर्जी लेके आया था, मान लिया जाए किसी मेटल का वर्क फंक्शन 7 जूल है, आने वाला फोटोन 10 जूल लेके आया, तो 7 जूल उसका वर्क फंक्शन में खर्च हुआ, उससे लड़ने में, मेटल से लड़ने में। बाकी बचा 3 जूल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी बचा 3 जूल क्या चीज होगा, इसका रफ्तार बढ़ाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के कारण ये आगे बढ़ेगा। तो जब ये आगे बढ़ेगा तो यहां पर बैठा हुआ है कौन इस बार, निगेटिव। वो तो उसको क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को ना, रोकने की कोशिश करेगा ना। अगर मान लिया जाए वोल्टेज कम है, कम वोल्टेज दिए यहां से, तो सब इलेक्ट्रॉन को थोड़े रोक पाएगा। अगर मान लिया कम थोड़ा सा वोल्टेज दिए तो थोड़े रोक पाएगा क्या। धीरे 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 निगेटिव वाला वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रोकने में सक्षम होता जाएगा धीरे धीरे। मान लिया जाए शुरू में दिए निगेटिव में वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को किधर, जीरो है ना, ये तो क्या है, जीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज किधर दे रहे हैं, निगेटिव में वोल्टेज अप्लाई के ना। तो अब वोल्टेज जब निगेटिव में देंगे तो करंट का मान गिरेगा। निगेटिव में इधर से जब वोल्टेज दे रहे हैं तो वो तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ना आ रहा है। जो ही 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ रहा था तो उसको घटा के पहले करेगा क्या, 20 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, फिर और वोल्टेज बढ़ा देंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, और वोल्टेज बढ़ा देंगे निगेटिव में तो 10 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, और वोल्टेज बढ़ा देंगे तो क्या 5 इलेक्ट्रॉन पर, और वोल्टेज बढ़ा देंगे तो जीरो। एक ऐसा खास वोल्टेज आएगा निगेटिव में जो करंट को साफे रोक देगा। उस निगेटिव वोल्टेज को कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। वह पोटेंशियल जो करंट को स्टॉप कर दे, क्या कर रहे हैं, वह पोटेंशियल जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को साफे रोक दे, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, स्टॉप करने वाला पोटेंशियल। क्या, अच्छा, निगेटिव में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी हमारा गिरेगा, है कि नहीं। अगर हम निगेटिव में पोटेंशियल इधर बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, गिरेगा। अच्छा, करंट गिरेगा, गिरते 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 करंट मान लिया जाए यहां आकर कैसे रुक गया, क्या है कि नहीं। पोटेंशियल को इधर किए तो करंट क्या हो गया, गिरा ना। निगेटिव में पोटेंशियल दिए, उससे करंट रुका, इलेक्ट्रॉन को रुका। रुकते 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 इस पोटेंशियल पे, इस पोटेंशियल को दर्शा दिए क्या चीज से, भी नॉट से। भी नॉट हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगर इसी में अब हमको ढेर सारा एक्सपेरिमेंट करना है, और भी चीज हमको इस पे जानना है। ये तो बैटरी को पलट पलट के ये सब काम किए ना। अब हम जरा देखते हैं लाइट का रोशनी को बढ़ा के क्या होता है। ठीक है, मतलब एक कलर का, जैसे VIBGYOR है ना, हम मान लिया जाए ब्लू कलर पे काम कर रहे थे, सिर्फ ब्लू कलर का गिरा रहे थे, सिर्फ ब्लू कलर का, ध्यान से समझना एकदम। सिर्फ अगर ब्लू कलर का लाइट गिरा रहे थे, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट। एक कलर का लाइट गिरा रहे हैं तो मतलब फ्रीक्वेंसी एक जैसा रखे हुए हैं, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा, हाँ, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है, कांस्टेंट अगर हो तो वैसे सिचुएशन में इफ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा अगर, तो कहानी क्या होगा उस पर भी हम लोग बात करते हैं, यहां लिखते नहीं है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट मतलब एक कलर का लाइट गिरा रहे हैं, सिर्फ ब्लू, एग्जाम्पल के लिए लिए, कोई भी कोई एक हो सकता था, सेलेक्ट कर सकते थे, हम उदाहरण के लिए ब्लू का बात किए। तो ठीक है, तो एक ऐसा कहानी मेरा हुआ, ब्लू कलर के पास देखिए कि हर एक फोटोन के पास उदाहरण के लिए 10 जूल एनर्जी था। मेटल का वर्क फंक्शन 7 जूल का है, उदाहरण है ये सब, है ना। 7 जूल मेटल का वर्क फंक्शन, ब्लू कलर का फोटोन लेके आ रहा था 10 जूल एनर्जी।
ठीक है, तो 7 जूल इस पे लड़ने में खर्च हो गया वर्क फंक्शन से, बचा 3 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके गया। 3 जूल के हिसाब से इसका काइनेटिक एनर्जी था, इसका स्पीड था, उसको रोकने के लिए हमको वी नॉट पोटेंशियल लगा। मान लिया जाए उदाहरण के लिए वी नॉट पोटेंशियल हमारा 3 वोल्ट है, हमारा कितना है 3 वोल्ट, उदाहरण के लिए से बोल दिए। मान लिया जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने के लिए हमको 3 जूल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, इसको रोकने के लिए हमको 3 वोल्ट लगा, उदाहरण के लिए। कुछ भी हो सकता था, 1.27 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता। अब हम क्या किए, इंडिगो कलर का गिरा है लाइट, और इंडिगो के पास मान लिया जाए है 12 जूल, उदाहरण के लिए 12 जूल, ठीक है। अब 12 जूल लेकर के आएगा, इसका 7 जूल वर्क फंक्शन है, तो 12 जूल में से 7 जूल इससे लड़ने में खर्च हो जाएगा वर्क फंक्शन के अगेंस्ट। अब बाकी कितना बचा, 5 जूल। 5 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके गया, इसका मतलब इस बार स्पीड ज्यादा है, तो इस बार ये 3 वोल्ट पे नहीं रुकेगा, इसके 3 वोल्ट से रोक नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन को, इसको चाहिए और वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहां से बढ़ा दिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए मतलब आने वाले फोटोन का एनर्जी बढ़ा दिए, जिससे बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का भी एनर्जी बढ़ गया। बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ा तो अब हमको उसको रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान बढ़ जाए। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान किस पे निर्भर करता है, हाँ निर्भर करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि आने वाले फोटोन के एनर्जी पे। आने वाला फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो कौन बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा, रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। अच्छा, अब एक कहानी और, इसी में और भी हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे कि ठीक है ऐसा हो रहा है, हम लोग फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी को यहां पे कांस्टेंट रखे हुए हैं। मान लीजिए प्रति सेकंड आने वाला फोटोन का संख्या 25 का 25 था, वही अगर कर रहे हैं, फोटोन इंटेंसिटी पे हम कोई छेड़खानी नहीं किए। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाने से, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है, मतलब प्रति सेकंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सैचुरेशन करंट मेरा बढ़ जाए। हम इंटेंसिटी पे छेड़खानी अभी तक नहीं किए हैं। 25 का 25 इलेक्ट्रॉन गिरा रहे थे, वही गिरा रहे थे, बस ब्लू से शिफ्ट करके क्या किए, इंडिगो पे गए। तो ब्लू से इंडिगो पे गए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अब ज्यादा लगेगा। अब हमको इसको रोकने के लिए क्या होगा, हाँ ब्लू से इंडिगो पे जाएंगे तो हमको ज्यादा रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, लेकिन फोटोन का संख्या वही था, तो इसलिए सैचुरेशन करंट जो है ना जस का तस रहेगा, अभी भी ये उतना पर ही सैचुरेट होगा, अभी भी कितना पे सैचुरेट होगा, क्योंकि इंडिगो है ज्यादा एनर्जी का है, लेकिन प्रति सेकंड 25 आ रहा था फोटोन, तो 25 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो उसके हिसाब से हमारा, अगर हम इंटेंसिटी नहीं बदलेंगे तो सैचुरेशन करंट भी नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रोकने के लिए ज्यादा पोटेंशियल चाहिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। अब मान लिया जाए एक, अब हम ब्लू कलर का गिरा दिए, इसके पास है मान लिया जाए 14 जूल, उदाहरण के लिए इसके पास 14 जूल है, तो 7 जूल खा गया वर्क फंक्शन में, बाकी बचा 7 जूल लेकर के आगे गया। तो अब हमको पहले तो 5 जूल के हिसाब से मेरा पोटेंशियल सेट था, मान लिया जाए अभी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल लग रहा है वो 5 वोल्ट था, ठीक है। अब 7 जूल लेके इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो हमको रोकने के लिए इधर से कितना होगा, थोड़ा बढ़ाना होगा। ये मत सोच लेना कि 3 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके आता है तो 3 वोल्ट देना पड़ता है रोकने के लिए, 5 जूल लेके आता है काइनेटिक एनर्जी तो 5 वोल्ट देना पड़ता है। इन्हें ये तो ऐसे सुविधाजनक हो समझने में, बस इसीलिए डाटा लिख रहे हैं, ये डाटा वोटा उस पर दिमाग नहीं लगाना। अच्छा, तो जब जैसे अब वायलेट कलर का 14 जूल लेकर के आया फोटो, उसमें से 7 जूल वर्क फंक्शन पे खर्च हुआ, बाकी बचा जो 7 जूल है वो लेके इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा। तो जब आगे बढ़ा तो अब रोकने के लिए पहले 5 जूल वाला को रोक रहा था ना इतना पे, अब 7 जूल वाला के लिए तो ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, अब हमको क्या लगेगा, और ज्यादा पोटेंशियल लगेगा, ठीक है। तो और ज्यादा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, लेकिन सैचुरेशन वही रहेगा। क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी हमारा सेम है, कांस्टेंट, यानी कि प्रति सेकंड पहले भी 25 इलेक्ट्रॉन, हर बार प्रति सेकंड 25 इलेक्ट्रॉन गिर रहा था। जब ये वाला
ब्लू कलर का गिराए तब भी प्रति सेकंड 25 इलेक्ट्रॉन था, इंडिगो गिराए तब भी प्रति सेकंड 25 ही फोटोन था, वायलेट गिराए तब भी प्रति सेकंड 25 ही फोटोन। खाली फ्रीक्वेंसी को क्या किए, बढ़ाएं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे असर पड़ा, सैचुरेशन करंट पे असर नहीं पड़ा। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। लेकिन वो तो इंटेंसिटी पे तब असर पड़ेगा ना, उसका इंटेंसिटी पे तब ना डिपेंड करेगा जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिरा हो, क्योंकि सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला लाइट अगर नहीं गिरेगा तो फोटो इमिशन तो होगा ही नहीं। तो सैचुरेशन करंट या कोई भी करंट को हम सोच भी नहीं सकते ना। फिर से जो सैचुरेशन करंट है ये निर्भर करता है किस पे, इंटेंसिटी पे। या करंट भी जो है, करंट का जो मान है वो किस पे, इंटेंसिटी पे निर्भर करता है ना। अगर करंट का अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे लाइट का तो उससे करंट का मान मेरा बढ़ेगा, लेकिन करंट निकलेगा या करंट पैदा होगा कि नहीं ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड ये करेगा कि आने वाला फोटोन का एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है या नहीं। अगर मान लिया जाए एक मेटल का जो वर्क फंक्शन है ना, उसके करस्पॉन्ड जो मान लिया जाए हम उसका एनर्जी जो है, अगर हम रेड कलर का फोटोन गिराए, रेड कलर का फोटोन का जो एनर्जी है अगर मान लिया जाए किसी मेटल के, ये एक मेटल सरफेस है, इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम एनर्जी का है, अगर आने वाला रेड फोटोन, रेड कलर का फोटोन का एनर्जी अगर इस मेटल के वर्क फंक्शन से कम है तो फिर करंट स्टार्ट ही नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। फिर हम चाहे कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा ले करंट वरंट कुछ तो आएगा ही नहीं ना। तो इसलिए अगर सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट गिर रहा है, सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट या फोटोन रेडिएशन गिर रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ भाई हमारा इंटेंसिटी पे करंट निर्भर कर रहा है। लेकिन अगर सफिशिएंट एनर्जी वाला लाइट ही नहीं आ रहा तो फिर हम ये कह भी नहीं पाएंगे कि इंटेंसिटी पे कुछ डिपेंड करता है नहीं करता है ना। तो ये सब इसमें का कहानी है। इसी में अगर हम लोग क्या बदले थे, फ्रीक्वेंसी को चेंज किए। अगर हम फ्रीक्वेंसी बदले ना, अगर मान लिया जाए हम फ्रीक्वेंसी नहीं बदलते, सिर्फ कौन सा एक ही कलर का गिरा रहे थे वही गिराते चले जाते, यानी कि कौन सा गिरा रहे थे, जैसे मान लिया जाए ये ब्लू कलर का गिरा रहे थे मान लिया जाए तो ब्लू गिराते, उसको 3 वोल्ट लग रहा था रोकने के लिए, 3 वोल्ट लगा, ठीक है, कितना 3 वोल्ट लगा। अच्छा अब हम सिर्फ ऐसा, अगर मान लिया जाए हम ब्लू कलर का सिर्फ ब्लू कलर गिरा रहे हैं, ब्लू कलर का हर फोटोन के पास कितना एनर्जी, उदाहरण के लिए अगर 10 जूल लेके आ रहा है, 7 जूल वर्क फंक्शन में खत्म, 3 जूल लेके आया आगे, तो रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट लगा। अगर ब्लू कलर का ही गिरा रहे हैं लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी फोटोन का संख्या बढ़ाने से सिर्फ क्या बढ़ेगा हमारा, सैचुरेशन, और इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो और सैचुरेशन करंट और सैचुरेशन। लेकिन हर एक फोटोन का ताकत तो सेम है ना, क्योंकि हर फोटोन का तो कलर तो एक ही है ना, तो सब लोग सेम एनर्जी से आ रहा था, रोकने के लिए सबको सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। ठीक है, ये जितना भी बात हम लोग ये किए हैं अब एनसीईआरटी सब कुछ के हिसाब से बस इसको लिखना बचा है, और उसका सारा चीज को एक एक कर करके, जैसे ये सब ग्राफ हो गया, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे। इंटेंसिटी का असर क्या होता है फोटोन के ऊपर, फोटो करंट के ऊपर, ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ अब हम लोग को लिखना है इसके बाद। तो जो भी चीज इसमें हम लोग पढ़े, एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसको अब एक एक करके क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये सब चीज तो हम लोग जाने ना कि जब बैटरी नहीं रहेगा तो फिर भी करंट चलेगा, और जब बैटरी को हम लोग इधर वाले को कलेक्टर को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो उस तरीके से बढ़ेगा करंट, सैचुरेट करेगा एक समय पे। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर जब क्या कहते हैं निगेटिव टर्मिनल को इधर जोड़ेंगे तो निगेटिव टर्मिनल पे जोड़ने से क्या हो जाता है, निगेटिव में इधर पोटेंशियल जो होगा उस फोटो करंट को क्या करेगा, धीरे धीरे रोकेगा। जिस पोटेंशियल पर रुक जाएगा पूरा करंट उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो सैचुरेशन करंट सेम रहेगा लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। ये सब चीज हम लोग बात किए ना। अगर इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी नहीं बदल रहे तो सैचुरेशन करंट जस का तस रहेगा। अगर इंटेंसिटी बदलेंगे तो सैचुरेशन करंट बदलेगा।
ठीक है, चलो ये सब चीज अब हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से लाइन बाय लाइन सारा चीज लिख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं उसको। इसमें एक चीज है जैसे कि इफेक्ट ऑफ टॉप, जैसे सबसे पहले हेडिंग दिया हुआ था 11.4 हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, जितना भी चीज किए हैं उसको लिखना है, फिर आगे ये सब चीज भी करना है। 11.4 का पहला एनसीईआरटी का हेडिंग है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या असर पड़ता है फोटो करंट पर। हम लोग जानते हैं अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोटो करंट बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे ग्राफ खिंचाएगा, दोनों सीधा एक दूसरे पे रिलेट करता है। हम लोग इंटेंसिटी बढ़ाए मतलब आने वाले फोटोन का संख्या बढ़ाए, उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा, माने करंट बढ़ा, फोटो करंट बढ़ा। ठीक, यही बात है, इस चीज को जरा लिखे भी है यहाँ पे। क्या चीज, कभी अगर पूछ भी सकता है कि हमारा जो फोटो करंट है वो इंटेंसिटी पे किस प्रकार निर्भर करता है, क्या सवाल रहेगा तो उसको लिखेंगे भी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है क्या चीज होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, यानी कि चार्ज पर सेकेंड। करंट मतलब क्या हो गया, चार्ज पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एंड द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। यानी कि बाहर फोटो करंट जो है इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और प्रति सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रति सेकंड कितना फोटोन गिर रहा है ना। सो द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन, और उसी को कहते हैं क्या, इंटेंसिटी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस बात पे निर्भर करता है कि प्रत्येक सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और प्रत्येक सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये तो निर्भर करेगा कि इस बात पे कि हम प्रति सेकंड कितना फोटोन गिरा रहे हैं। प्रति सेकंड जितना फोटोन गिराएंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना करंट होगा। इसका मतलब करंट फोटोन पे डिपेंड कर रहा है, करंट नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ फोटोन को ही क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। हम लोग जाने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में कि जितना ज्यादा फोटोन का संख्या बढ़ाएंगे या इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट का मान बढ़ेगा, फोटो करंट का मान बढ़ेगा। एक समय के बाद वो सेचुरेट कब होता है, वोल्टेज के साथ, वोल्टेज के साथ वो सेचुरेट होता है। तो ये सब चीज के बात जाने, है ना। इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बात नोट करके लिखना है ध्यान में, वही सब चीज जो हम लोग पढ़े हुए ही हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे निर्भर तो करता है, हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान तो बढ़ेगा, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस और नॉट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा ये इंटेंसिटी तय नहीं कर सकता है, ये तय करने वाला कौन है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला फोटोन, वो तय करता है ना। इट मींस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल टेक प्लेस or will not take place cannot be decided according to intensity of light। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का घटना होगा कि नहीं होगा ये इंटेंसिटी डिसाइड नहीं कर सकता है। क्या, अगर मान लिया जाए हम रेड कलर का फोटोन गिरा रहे हैं जिसका थ्रेशोल्ड एनर्जी या जिसका एनर्जी जो है वो किसी मेटल के वर्क फंक्शन से कम ही है, और रेड कलर का फोटोन गिरा रहे हैं, तो फिर चाहे हम कितना भी रोशनी बढ़ा ले रेड का, यानी कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा ले रेड का, उससे काम हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि रेड कलर का आने वाला हर एक फोटोन के पास जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से कम है। ठीक है, तो हमको सफिशिएंट एनर्जी वाला ना फोटोन गिराना होगा मेटल सरफेस पे, तभी क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होगा जब हम लोग मेटल के वर्क फंक्शन से बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन गिराए। अगर कम एनर्जी वाला फोटोन गिराते हैं फिर चाहे हम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा के रखे उससे काम नहीं होगा, उससे काम नहीं होगा ना। इस सब का कारण फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा इस बात को इंटेंसिटी तय नहीं कर सकता है।
क्योंकि इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी वेरी हाई, अगर हम इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, बट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, देन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन विल नेवर टेक प्लेस। क्या अगर मान लिया जाए हम इंटेंसिटी खूब बढ़ा दिए लेकिन हर फोटोन का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। सब हम लोग बात कर चुके हैं ना, यही सब बात है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लोअर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक दूसरा नाम है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से भी जानते हैं, उसको भी नॉट से डिनोट करते हैं ना। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लोअर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देन फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन विल नॉट टेक प्लेस इवन इफ द इंटेंसिटी इज वेरी लार्ज। अगर आने वाले फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हुआ तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, चाहे हम लाइट का इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा ले। हम जो अभी बोले कि आने वाले फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम रहेगा तो काम नहीं बनेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा का मतलब बुझते हो ना, आने वाले फोटोन का एनर्जी जब मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो तो उस समय आने वाले फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देंगे तभी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी वाला लाइट देंगे तो क्या हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं, चाहे हम इंटेंसिटी को कितना भी बढ़ा क्यों ना ले। यानी कि रेड कलर का दे रहे हैं, उसके हर एक फोटोन के पास मेटल के वर्क फंक्शन से कम में एनर्जी है तो वो कभी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकेगा ना, चाहे हम कितना भी इंटेंसिटी क्यों नहीं बढ़ा ले। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने समय सिर्फ एक ही फोटोन को खा सकता है, एक फोटोन जो खाएगा वो इतना खाना चाहिए उसको जितना मेटल का वर्क फंक्शन है, उससे ज्यादा एनर्जी खाएगा तब भी भागेगा ना। हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन खाए तब हम निकलेंगे। अगर हमको भैया फोटोन मिलता है ऐसा जो कि मेटल के वर्क फंक्शन से कम एनर्जी वाला है तो फिर वो खा करके कोई काम नहीं करेगा, वो बाहर निकलेगा ही नहीं। बुझे ये सब बात है। इसी में अगला टॉपिक है 11.4 का टॉपिक नंबर 2 ना, एनसीईआरटी में। ये वाला हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं, अभी बात किए। इसमें क्या था, फ्रीक्वेंसी सबका सेम था आने वाले फोटोन का, इसीलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम। इंटेंसिटी अलग अलग था तो इंटेंसिटी के लिए सबका ये अलग अलग। ज्यादा इंटेंसिटी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है तो उसका क्या हो गया, उसमें सैचुरेशन करंट सबसे ज्यादा है। इसमें इंटेंसिटी कम है इसलिए सैचुरेशन करंट इसमें क्या है, सबसे कम है। तीनों का फ्रीक्वेंसी सेम है इसलिए तीनों को स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिला। क्या ये सब चीज हम लोग ग्राफ और सब ड्रॉ कर चुके हैं अभी, है कि नहीं, सारा चीज का बात कर चुके हैं। वही ग्राफ बिटवीन क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट और क्या पोटेंशियल के बीच का, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर नेगेटिव, कलेक्टर प्लेट को इधर पॉजिटिव पोटेंशियल दी और इधर नेगेटिव पोटेंशियल। ये ग्राफ ड्रॉ किए हम लोग क्या। अच्छा, उसके बाद आगे बात करें। सैचुरेशन करंट क्या होता है भाई, अधिकतम करंट बात किए हैं हम लोग, जानते हैं सब कुछ। इट इज द मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब दिए गए इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, मतलब अभी जैसे 25 फोटोन प्रति सेकंड गिर रहा है, 25 फोटोन प्रति सेकंड। इस वक्त जो मैक्सिमम करंट देखने को हमको मिलेगा 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पे फिक्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए 25 फोटोन प्रति सेकंड गिर रहा है तो 25 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेगा, तो उसके हिसाब से करंट अपना जो फिक्स हुआ अधिकतम करंट, वही अधिकतम करंट क्या है, सैचुरेशन करंट। अगर हम इंटेंसिटी को अब बढ़ा करके 50 फोटोन पर सेकंड कर दे तो अब इलेक्ट्रॉन का मात्रा हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। बात किए हैं हम लोग।
तो अब सैचुरेशन करंट बढ़ गया। तो दिए गए इंटेंसिटी के लिए सैचुरेशन करंट का मान कांस्टेंट है। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के साथ क्या होता है? बढ़ता है। सब कुछ बात की एक्सपेरिमेंटल स्टडी में हम लोग। क्या? इट इज द मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट ड्यूरिंग फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉर अ गिवन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ना, और इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन क्या? इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। इफ वी इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन देन सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस। तो सैचुरेशन करंट इसमें क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। जैसा कि हम लोग इसमें बात किए थे यहां पे ना, कि सैचुरेशन करंट वगैरह इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा अगर हम लोग क्या करते हैं, इंटेंसिटी वगैरह ये सब चीज पे बढ़ाते हैं, चेंज करते हैं। ऐसे बात किए थे। यहां पे हमारा क्या था? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा और सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। हाँ, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज किए तो है ना। और नीचे वाला इसमें क्या है? इसमें हम लोग का फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो बार बार ये सैचुरेशन करंट ऊपर जा रहा है। क्या? वही कहानी है यहां पे, है कि नहीं? तो यहां पे ये सब चीज का बात हम लोग किए। ठीक है ना। सैचुरेशन करंट के बारे में क्या बोले कि इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन देन सैचुरेशन करंट विल क्या? इंक्रीज। अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे यानी कि प्रति सेकंड फोटोन का संख्या बढ़ाएंगे तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, तो उससे हमारा सैचुरेशन करंट का मान बढ़ेगा। सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है क्या चीज पे? तो इंटेंसिटी पे। ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है। सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी मारेंगे क्या? ये सब चीज का बात है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा कि नहीं होगा किस पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को दूसरा नाम है, क्या दिया हुआ है उसका? दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वह पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का वह पोटेंशियल जो कि क्या करे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एकदम जीरो बना दे ना। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दे? वो जीरो कर दे ना। ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इट इज दैट निगेटिव वैल्यू ऑफ क्या? पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कंप्लीटली जीरो। ये सब पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन। वह निगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए? जीरो हो जाए ना। ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान इट इज दैट निगेटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स क्या? कंप्लीटली जीरो ना। बात किए हम लोग सारा चीज, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना। उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी माने वेवलेंथ पे भी निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। या फिर यूं कहे कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अगर ऑब्जेक्टिव में तीनों दे दे तब फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे भी निर्भर करता है, वेवलेंथ पे भी निर्भर करता है, एनर्जी पे भी निर्भर। क्योंकि जैसे हम बोलेंगे कि जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल इस बात पे निर्भर कर रहा है कि आने वाले फोटोन का एनर्जी कितना है, यानी कि इंसिडेंट फोटोन के एनर्जी पे निर्भर करता है। जितना ज्यादा रहेगा आने वाले फोटोन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, रोकने के लिए हमको उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान आने वाले फोटोन के एनर्जी पे निर्भर करता है। हम लोग एग्जांपल में बात की समझे, क्या जाने कि मेटल का वर्क फंक्शन है 7 जूल, ब्लू कलर का लाइट गिरा है, ठीक है, ब्लू कलर का लाइट 10 जूल लेकर के आया तो 7 जूल में से 10 जूल में से 7 जूल खत्म हो गया, 3 जूल काइनेटिक एनर्जी से गया, तो उसके हिसाब से 3 वोल्ट पोटेंशियल लगाए। फिर अगर हम बढ़ा दिए
मान लिया जाए बढ़ा करके अगर हम क्या अगर 13 वोल्ट का लेकर के आए, इंडिगो लेके आए, मान लिया जाए 13 वोल्ट का लेकर के आए, तो इंडिगो के पास अगर 13 वोल्ट है, बाई चांस एक उदाहरण के लिए बोले, इंडिगो के पास 13 वोल्ट का एनर्जी है, तो 13 वो इंडिगो का फोटोन 13 वोल्ट एनर्जी लेकर के आ रहा है, 13 जूल एनर्जी लेकर के आ रहा है, तो 7 जूल वर्क फंक्शन में खत्म होगा, बाकी बचा 6 जूल लेकर के क्या हो जाएगा, आगे जाएगा, तो अब रोकने के लिए 6 वोल्ट लगेगा। तो हमको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो तो उसका मान निर्भर करता है आने वाले फोटोन के एनर्जी पे, और आने वाले फोटोन का एनर्जी खुद किस पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो तीनों तो एक जैसा हो गया ना, आने वाले फोटोन का एनर्जी बोलो या आने वाले फोटोन का वेवलेंथ बोलो या आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी बोलो, उस पर निर्भर करता है ना, इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता स्टॉपिंग पोटेंशियल का मान। सब खास बात, ठीक है। अच्छा, आगे और भी बात समझते हैं हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच रिलेशन माने किसके किसके बीच, जैसे कि कोई मेटल सरफेस है, अब मेटल सरफेस है तो क्या होगा, मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आकर के गिरेगा, ठीक है, तो मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन आकर के गिरेगा, तो यहां से फिर क्या होगा, ये फोटोन आकर के गिरेगा और वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, तो निकालेगा जब, तो उसका काइनेटिक एनर्जी तो होगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है मेटल सरफेस से उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें एक रिलेशन हमको बनाएंगे भी, जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहेगा रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा लगेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में डायरेक्ट रिलेशन है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल निर्भर करेगा काइनेटिक एनर्जी पे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा रहेगा रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा लगेगा ना। अच्छा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे निर्भर नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि पहले निकलेगा इलेक्ट्रॉन उसके एनर्जी से, तब ना उसको रोकने वाला आएगा ना, है कि नहीं। अब इसमें भी एक बात अच्छे से समझो, जैसे कि अगर मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह में होता क्या है, यहाँ पे भी कि ये प्लेट तो है, प्लेट पे अगर फोटोन आकर के गिरता है तो इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होता है, बाहर निकलता है, फोटोन आकर के गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो एक प्लेट यहां है और एक प्लेट यहां पे, एक ये क्या है इमीटर प्लेट और एक ये है कलेक्टर प्लेट, यही होता है ना, इमीटर प्लेट और क्या है कलेक्टर प्लेट। तो इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट पे देखो तो जरा सा कहानी क्या हो रहा है, जैसे यहां पे अगर हम प्लेट का बात करें तो ये दोनों जैसे प्लेट है, ठीक है, तो यहां पे प्लेट पे अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेगा अधिकतम काइनेटिक एनर्जी के साथ यहां से निकलेगा, अपना जो काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मान लिया जाए ये निकला, तो अब उसको निकलने के बाद यहां पे तो क्या होगा, यहां से तो हम पोटेंशियल दिए हैं ताकि वो क्या हो जाए वहीं पे रुक जाए, रोकने के लिए दिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अभी, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम यहां से पोटेंशियल दिए ना, वोल्टेज दिए, मतलब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने से ना वोल्टेज देने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहां पे निगेटिव पोटेंशियल दिए, यहां निगेटिव पोटेंशियल अगर रोकना चाहते हैं तो यहां निगेटिव पोटेंशियल, यहां क्या है पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव पोटेंशियल जो दिए हम और यहां पे क्या है पॉजिटिव, तो प्लस से माइनस के तरफ क्या बना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा, तब ना इलेक्ट्रॉन को उधर रोकेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। चैप्टर 1 में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आता है, तो जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स सब रहता है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा हो, जैसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा हो, तो वैसे स्थिति में हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। ये क्लास 11 का जो चैप्टर है एक वर्क पावर एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 5, वहां पे पढ़ना होता है कि कोई भी
अगर क्या बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन में कर रहा है तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, उसके आधार पे हम लोग अभी बता करके दिखाएंगे, रिलेशन दिखाएंगे किसके किसके बीच, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हम एक दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करते हैं पहले इस बात को समझाने का, एक सिंपल तरीका, उसके बाद जो एक्चुअल मेथड है उससे हम बताए थे। जैसे अगर मान लिया जाए हमको कोई भी चीज को, कोई इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अपना काइनेटिक एनर्जी के साथ ले आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी के साथ ये आते 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 स्लो डाउन होते 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 तो यहां प्लेट तक पहुंचने से जस्ट पहले रुक जाना चाहिए। प्लेट के यहां तक, प्लेट के पहुंचने से क्या होना चाहिए, यहां तक रुक। अगर बहुत ज्यादा भी काइनेटिक एनर्जी है, अगर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी होगा तो यहीं से लौट जाएगा। अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो यहां तक आकर के लौटेगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो जाते जाते आते आते तो एक पॉइंट तक गया, रुक गया और वापस आया। वही इलेक्ट्रॉन काफी तेजी से अपना काइनेटिक एनर्जी के कारण यहां आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा फोर्स लग रहा तो फिर वापस आ जाएगा। तो यह कहां से एकदम करीब से होके वापस लौट जाए। अगर ये सट गया प्लेट में तब तो फिर करंट हो जाएगा, घूम जाएगा। रोकता है ना हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल, हमको क्या करना है, जस्ट एकदम रोक देना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल से और निगेटिव पोटेंशियल करेंगे तब तो रुकबे करेगा, वो अलग बात। लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब जस्ट वो पोटेंशियल जहां पे कि रुकने का काम हो जाए। तो देखो ना, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जैसे वहां गया जाके रुक गया, क्या होता है उसमें, जब हम ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो शुरू में जब काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंकते हैं ना, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंके तो वही काइनेटिक एनर्जी के साथ जाता है और टॉप पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वहां पे वो एक पल के लिए क्या हो जाता है, रुक जाता है, फिर वापस आता है। तो जब हम लोग फेंकेंगे यहां से तो जो काइनेटिक एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रूप ले लेता है। हाइट हो जाता है ना mgh। कोई ऑब्जेक्ट को जब फेंके काइनेटिक एनर्जी के साथ फेंके, जब वो गया तो टॉप पॉइंट पे जाके सारा काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल जाता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी mgh में। काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होता है वही पोटेंशियल एनर्जी में गेन होता है। जितना हम फेंकेंगे ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी में जितना काइनेटिक एनर्जी दिए थे वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी क्या चीज में बदल जाएगा, टॉप पॉइंट पे, पत्थर के, पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी वही कहानी है। हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी के दिए, काइनेटिक एनर्जी कितना दिए, के मैक्स काइनेटिक एनर्जी। जब यही इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो इसका सारा काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में। तो जैसे वहां ग्रेविटी में लिखते हैं कि यहां का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां का क्या, पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh। यहां का काइनेटिक एनर्जी जो फेंके थे, काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां का क्या, mgh। तो वैसे ही यहां पर भी यहां का काइनेटिक एनर्जी बराबर यहां का पोटेंशियल एनर्जी। और चार्ज के केस में पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर आ रहा है, यहां पे आया, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज गुना उस पॉइंट का पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं कि किसी भी चार्ज के पास अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल है भी, किसी पॉइंट का पोटेंशियल है भी, और वहां पे चार्ज हम लोग रख देंगे Q, तो उस चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा Q भी। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास चार्ज कितना है, E, और यहां का जो पोटेंशियल है उसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, V0 से। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, यानी E इंटू V0। यही हमारा क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला E इंटू V0 होता है। E इंटू क्या हो जाता है, V0। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी E इंटू। अच्छा, लेकिन एक तरीका है जो क्या बोलते हैं, मतलब कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगा करके, वो क्या चीज है वो भी हम एक पल के लिए देख लेते हैं, 1 सेकंड का काम है। कहता है ये कि यहां पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितना होता है यहां पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी उतने होगा। जब भी कोई वस्तु गति कर रहा है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, और उसके कारण अगर वो वस्तु या ऑब्जेक्ट मेरा मोशन कर रहा है, ये मोशन क्यों किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा ना, तब ना ये ऑब्जेक्ट अपना काइनेटिक एनर्जी से तो आया, लेकिन हम लोग उधर फोर्स लगा रहे। ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ये काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया
तो इसको स्लो डाउन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है वो सिर्फ एकलौता फोर्स है, वो फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। दुनिया का सब फोर्स कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन को छोड़ के, विस्कस को। तो ये इस पे जो काम कर रहा है फोर्स मेरा कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा, तो हर वक्त इसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। यानी कि यहां पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहां का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, यहां का टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सब जगह बराबर। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को। यहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सेम इस जगह को उसे ही सोचना है जैसे हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, ये वहां का सिचुएशन है। यहां का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी तो अपने आप में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहां का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहां का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर यहां का फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये एक ऑथेंटिक तरीका है निकालने का, ठीक है। तो यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप में तो मैक्सिमम है, लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है शुरू में, ठीक है। यानी यहां पे का भी 0 लगाए थे, भी और क्या यहां 0 लगाए, तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को जब फेंकते हैं, ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, यहां शुरू में काइनेटिक एनर्जी उसका क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम लेते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते शुरू में। फिर जब ऊपर जाएगा तो सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म, क्या आ जाएगा टॉप पॉइंट पे, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। वही कहानी इसमें भी, जब यहां पहुंचेगा तो यहां जाके रुकेगा ना पहले, तब ना वापस आएगा। तो जब यहां आके रुक गया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 हो गया, लेकिन यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, चार्ज गुना इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो उधर का 0 इधर का 0 खत्म, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, E इंटू वी नॉट। ये एक ऑथेंटिक तरीका हुआ, कहां से कैसे कैसे क्या किए नहीं किए ना, ये बात थी। यहां पे वही चीज लिखे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इमीटर प्लेट इनिशियल पॉइंट पे, ये इमीटर प्लेट है ना, इधर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कलेक्टर प्लेट फाइनल वाला पॉइंट। क्या ये क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर से हम लोग इस रिलेशन को लिखे, ठीक है। तो ये कहानी है। तो हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला कितना होगा भाई, E इंटू क्या वी नॉट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू क्या वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। एकदम वीवीआई चीज है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना ये बात, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो इस बात पर निर्भर करेगा ना कि आने वाला फोटोन कितना ज्यादा एनर्जी लेके आया था। जितना ज्यादा एनर्जी लेके आया उतना वही सब बात हम लोग पढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किस पर डिपेंड करता है, सवाल पूछ दिया मान लिया जाए 2 मार्क्स का, तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या यूं कहें कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या है मटेरियल का, इमिटर प्लेट का, उस पर भी निर्भर करता है। मान लिया जाए अगर हम कहते हैं किसी मेटल का वर्क फंक्शन 7 जूल है और आने वाला फोटोन हम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखे हुए हैं, यानी कि लाइट का कलर नहीं बदल रहे, आने वाला ये 7 जूल वर्क फंक्शन इसका, आने वाला फोटोन ब्लू कलर का है, उसके पास मान लिया जाए 10 जूल एनर्जी है, तो 3 जूल काइनेटिक एनर्जी, 10 जूल लेके आया तो 7 जूल वर्क फंक्शन में खत्म, 3 जूल काइनेटिक एनर्जी लेके आगे बढ़ा। अगर इसका वर्क फंक्शन 5 जूल होता तब तो 10 जूल आता, 5 जूल खा लेता, 5 जूल काइनेटिक एनर्जी जाता। अगर इसका वर्क फंक्शन सिर्फ 1 जूल होता तब 10 जूल लेके आया, 1 जूल खा लेता वर्क फंक्शन में, 9 जूल काइनेटिक एनर्जी से जाता। तो वर्क मेटल के वर्क फंक्शन पे भी निर्भर करता, ठीक है। ये 2 बात पे निर्भर करता है, कौन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड ऑन दी क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता है काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि अगर मान लिया जाए हम ब्लू कलर का गिराए, हर एक के पास एनर्जी है कितना, 10 जूल, इसका वर्क फंक्शन 7 जूल, तो 10 जूल आया, 7 जूल खत्म, 3 जूल लेके ये बाहर निकला, यही हो रहा है। ब्लू कलर का है, हम चाहे ब्लू कलर का कितना भी रोशनी बढ़ा ले तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ने से सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन हर इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो 3 जूल होगा काइनेटिक एनर्जी। तो इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता है क्या चीज, हाँ, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स नॉट डिपेंड ऑन क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा
काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करे, क्योंकि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा रोकने के लिए हमको उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। क्या यही सब बात। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग बात किए, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बार बार चेंज करेगा, लेकिन इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट रखे हुए हैं तो हर बार सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा, फ्रीक्वेंसी और बढ़ाए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा। ये क्या, ये भी वीवीआई ग्राफ हो गया, पूछता है सब ना। कांस्टेंट इंटेंसिटी और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग, इंटेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए सैचुरेशन करंट हमारा कांस्टेंट, इसलिए इंटेंसिटी कांस्टेंट इसलिए सैचुरेशन करंट कांस्टेंट हो जाता है। क्या ये सब चीज हम लोग जान रहे हैं इसमें कि इन दिस केस ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी, ये कांस्टेंट इंटेंसिटी का केस था। कैसा केस है ये, कांस्टेंट इंटेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन इसमें फिक्स करके रखे हुए तो सैचुरेशन करंट फिक्स रहेगा। फ्रीक्वेंसी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है ना। इन दिस केस ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वी ऑब्टेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बट द सेम वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट। ये इसमें इंटेंसिटी हमारा क्या था, इंटेंसिटी हमारा कांस्टेंट था, फ्रीक्वेंसी अलग अलग था, इसलिए हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल का अलग अलग मान हम लोग को मिला, लेकिन सैचुरेशन करंट का मान एक ही रहा क्योंकि इंटेंसिटी बदले नहीं थे। द एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है, उसका जो एनर्जी होगा वो आने वाले फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा, बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर निगेटिव फॉर हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो रहा है। जैसे कोई मेटल दिया हुआ है, ठीक है, एक सिंगल सा मेटल है, ग्राफ बिटवीन, ये भी सब इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई बेसिस सब लोग ध्यान देंगे इस पे। ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। हम जानते हैं कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा लगेगा रोकने के लिए, सीधा संबंध। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लगेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में भी देखो, फ्रीक्वेंसी जीरो फ्रीक्वेंसी में स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो फ्रीक्वेंसी में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा ही नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जब होगा तभी ना हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किए। इधर ये क्या है फ्रीक्वेंसी, इधर क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहां पे क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तब ना फोटोन निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिराएंगे तब हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो उसके बाद शुरू होगा किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम। तो इसके बाद ग्राफ बनाना है, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, दोनों में सीधा संबंध, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। इसके नीचे ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि इसके नीचे ऐसे करने का मतलब, ओ फ्रीक्वेंसी का मान हम क्या किए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम किए, तब स्टॉप नहीं। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो हमारा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा ही नहीं। कहां गया जी, इसमें क्या क्या बात की है। अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, इंसिडेंट फोटोन का अगर जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, तो फिर फोटोन के कारण इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई बात नहीं हो। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इससे पहले हमारा क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। इससे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगेगा क्या ना। अगर इसी में हम अलग अलग मेटल ले लेंगे तब, हाँ अलग अलग मेटल लेंगे तो उसके लिए अलग अलग ग्राफ बनेगा क्या, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई मेटल है, ठीक है,
तो जैसे 7 जूल वाला था तो 10 जूल में से 7 जूल खाया, 3 जूल निकला। अगर किसी का वर्क फंक्शन ज्यादा है, 7 के बजाय उसका वर्क फंक्शन 9 जूल है, तो 10 में से 9 खाएगा, 21 निकलेगा। क्या ये चीज का ऐसा कहा नहीं होगा? तो यानी कि अगर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो तो एक अलग अलग मेटल के लिए ग्राफ, अलग अलग मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए क्या क्या हो रहा है। जैसे ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, अब दोनों को देख करके बताना है कि हमको किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो कैसे बताएंगे? ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए इज फाई ए, इस मेटल ए का वर्क फंक्शन को फाई ए से सूचित किए हैं। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज फाई बी। ठीक है, तो हमको बताना है कि दोनों में से किसका क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन ज्यादा है। इस पे दिमाग लगा। वर्क फंक्शन देखो, देख के पकड़ेंगे कैसे, ए और बी में। वर्क फंक्शन जिसमें ज्यादा होगा उसमें हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। वर्क फंक्शन बढ़ना मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ना, क्योंकि वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होता है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी बढ़ना मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है ना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, या है ना, इसका पहले इसका बाद में। पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिखते हैं ना डाटा इस पे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां से ना शुरू हुआ, तो बी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा माने वर्क फंक्शन ज्यादा, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो वर्क फंक्शन के बराबर है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसका ज्यादा है, किसका, तो इसलिए वर्क फंक्शन इसका ज्यादा है, यानी कि फाई बी इज मोर देन फाई ए। ऐसा क्वेश्चन रहता है सीबीएसई में, दे देगा, ऐसे पूछेगा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। अगर एक सेंसिटिव मटेरियल है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में ना। देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। अगर हम लोग अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ही लाइट गिरा रहे हैं तो वो तो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगा। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला लाइट गिराए, थ्रेशोल्ड जैसे कि अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 7 जूल, हम 7 जूल का लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल के खाली सरफेस पे बैठ जाएगा। अगर मेटल का वर्क फंक्शन है 7 जूल, हम गिरा रहे 10 जूल का, तब ना उसमें से 7 जूल मेटल का इलेक्ट्रॉन खा करके सरफेस पे बैठेगा और बाकी 3 जूल लेकर के वो आगे भागेगा काइनेटिक एनर्जी के साथ, तब ना हमको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। लेकिन अगर हम आने वाला फोटोन का एनर्जी या क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर रखते हैं, यानी कि मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर रखते हैं, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही रहता है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या होगा, मेटल से सिर्फ बाहर निकलेगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, यही इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या, अगर हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी है तो उस समय स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, 0। अगर आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी है सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, यानी आने वाले फोटोन का एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के सरफेस पे बैठा देगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे लेकिन जाएगा नहीं, तो रोकने के लिए हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं लगेगा। यानी कि इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देन भी नॉट बराबर क्या, 0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस वक्त, 0 हो जाएगा। यही बात ये कहना चाहता है, अगर आने वाले फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो उस वक्त स्टॉपिंग पोटेंशियल 0। ठीक है, इसके बाद ऑब्जर्वेशन समझना हमको। तो अब हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखना है इसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्टडी किए, तो उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, उन सभी बात को हम लोग को बस एक लाइन से लिख देना। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता भी है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको लिख करके बताइए। ठीक है, और ध्यान रहे यही जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो ऑब्जर्वेशन होगा इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज के नाम से भी जान सकते हैं।
अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताइए, तो भी हम लोग यही लिखेंगे, और अगर बोलेगा कि ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताइए, तो भी हम लोग यही लिखेंगे। ठीक है, पहले हम बता दिए एनसीईआरटी में हेडिंग तो यही है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, हम एक उसमें सब हेडिंग ऐड कर दिए है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर पूछेगा तो एक ही चीज लिखना है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसमें हम लोग समझते हैं कि जो पहला बात है जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहां पे, वो क्या है कि फॉर अ गिवन, सब कुछ हम लोग जानते हैं समझे हुए ना, जितना भी चीज है बस सबको एक लाइन से समराइज कर दे रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी यही किया हुआ है, सेम टू सेम। पहला बात, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि मटेरियल एक है। ठीक, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर एक मेटल है ना, एक मेटल है और उसके ऊपर हम एक लाइट का फ्रीक्वेंसी, कुछ फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरा रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंसी हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर है, ऊपर है। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इमिशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा, करंट यानी कि जो सैचुरेशन करंट होगा या फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। करंट प्रोपोर्शनल होता है किसके ना, इसमें एक ही लाइन हम लोग को ऐड करना है, क्या, करंट प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। लेकिन कब, जब हम लोग एक मटेरियल के ऊपर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर का फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन गिराते हैं, तब। यही बात वो कह रहा है। ठीक है, तो पहला लॉ, करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इस सिचुएशन। ऑब्जर्वेशन तो हुआ ही, यही हमारा लॉ भी हो जाएगा। अच्छा ठीक, अगला बात सब जानते हैं हम लोग कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, यानी कि मटेरियल एक है, कोई एक मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, saturation current is found to be proportional to the intensity of incident radiation, whereas the stopping potential is independent of its intensity। मतलब अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है तो यह पाया गया है कि जो सैचुरेशन करंट है वह इंटेंसिटी पर निर्भर करेगा। जो सैचुरेशन करंट था, जो करंट जो हमारा सैचुरेट हो गया था ना, यहां पे आकर के ये हमारा, सॉरी, ये जो हमारा, हाँ, यहां से क्या ऐसे सैचुरेट हो गया था करंट यहां पे, वो किस पे निर्भर करता है, इंटेंसिटी पे। जितना ज्यादा इंटेंसिटी पर सेकंड गिरेगा उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकलेगा इस टाइम। अच्छा ठीक है, तो वो सैचुरेशन करंट हमारा इंटेंसिटी पे निर्भर करता है, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा इंटेंसिटी पे निर्भर नहीं करता, वो तो फ्रीक्वेंसी पे करता है कि नहीं ना। whereas the stopping potential is independent of its intensity, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी से आजाद होता है ना। ये सब चीज हम लोग बात जाने। अच्छा, उसके बाद आगे कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, किसी एक मटेरियल के लिए, है ना, देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम का भी कोई चीज होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नाम का भी कोई चीज होता है। ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक दिए गए मेटल के लिए एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना। बिलो विच, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे ना, बिलो विच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है। नो मैटर हाउ इंटेंस द इंसिडेंट लाइट इज, मतलब यह मायने नहीं रखता कि आप लाइट का इंटेंसिटी कितना ज्यादा बढ़ा दिए,
मतलब कितना ज्यादा रोशनी है इस बात से मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराइएगा तो भैया फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा। यही कह रहा है ना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट गिराइएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा, बशर्ते आप लाइट को कितना भी ज्यादा इंटेंस कर ले, मतलब लाइट को कितना भी ज्यादा आप बढ़ा क्यों ना ले। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इमिशन नहीं होगा। अबव द हाँ, फिर उसके बाद इंटेंसिटी अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। क्या मतलब है, एक लाइन से अच्छे से, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर, जब हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर का फोटोन गिराएंगे मेटल पे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा सीधा इंक्रीज करेगा। वो फ्रीक्वेंसी के साथ सीधा सीधा इंक्रीज करेगा लीनियरली ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज लीनियरली का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोई चीज जैसे कि अगर इंक्रीज लीनियरली का मतलब ऐसे ग्राफ था ना एक, मतलब क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ ये था। यानी कि ये कहना चाहता है कि जब भी हम लोग लाइट गिरा रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर का, तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। यही कहना चाहता हूं, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में सीधा संबंध है। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, ये सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ये कहना चाहता है। मतलब जिस रेशियो में हम लोग, जिस अनुपात में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में सीधा संबंध है, इंक्रीजेज लीनियरली। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। एक होता है क्वाड्रेट ऐसे इंक्रीज करना, वो नहीं, मतलब लीनियरली एकदम साथ साथ। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वैसे वैसे। और स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बढ़ेगा, अच्छा ये बात। और एक बात, हम लोग फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा। अगर हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट डालेंगे तो फोटोन उसको खा करके, इलेक्ट्रॉन उसको खाएगा उस फोटोन को, उसके बाद जो निकलेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो यानी कि कह रहा है यही लाइन कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सीधा सीधा स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है और एकदम सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में लीनियर इक्वेशन वाला रिलेशन है, लीनियर वाला इक्वेशन है एकदम। ये बढ़ेगा जैसे जैसे, ये भी बढ़ेगा वैसे वैसे, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद का लाइट गिराएंगे तब। और वही फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी में भी सीधा संबंध है ना। काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इस लाइन का सीधा मकसद है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है और काइनेटिक एनर्जी भी हमारा फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सबका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का गिराते जाएंगे तो रोकने के लिए हमको इतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगने लगेगा। यही कहना चाहता है। लास्ट एगो कि द फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपेरेंट टाइम लैग। मतलब फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है वो एकदम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। मतलब जैसे इसमें फोटोन आके सटा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फोटोन का गिरना और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई समय का गैप नहीं होता। उस समय को लगभग 10⁻⁹ सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का 1/10⁻⁹
10⁻⁹ करोड़ों हो गया ना, ढेर सारा, क्या कई लाख करोड़ हो गया ना, 1 सेकंड का उतना, यानी कि इतना सेकंड, यानी कि या इससे भी कम, या यूं कहें कि इसका मतलब सिंपल एक लाइन में बोल सकते हैं कि देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोटोन के गिरने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई समय का गैप नहीं, कोई समय का गैप नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें हम लोग सबसे आखिरी में जाने ऑब्जर्वेशंस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। और क्या क्या चीज इसमें हम लोग जाने कि अलग अलग मेटल रहेगा तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ जाने, अगर कोई एक मेटल है तो उसके लिए इसका ग्राफ जाने। फिर उसके बाद ये वाला जो था हमारा वो सब ग्राफ व्राफ था सारा, वो वाला क्या कहते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों को अलग अलग कर करके ग्राफ जाने हम लोग ना, वो सारा ग्राफ वगैरह सब कुछ सब इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जितना हमारा कितना ऑब्जर्वेशंस तक ये सारा टोटल ये कंप्लीट हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ये और ये ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद अब हम लोग को अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है वेव थ्योरी ऑफ लाइट ना, लाइट, यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम लोग को वेव थ्योरी से रिलेट करके उस पर बातचीत करना है, ठीक है। ये हमारा इसका एंड हो गया इस वाले टॉपिक का, ठीक है। आप हमारे वेबसाइट से फ्री पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, एसेज दे सकते हो और सारा एड फ्री वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, वो भी एकदम अरेंज किया हुआ आपको 11th 12th का फिजिक्स का सारा वीडियोस वगैरह मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में पिन अप किया हुआ हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसको आप फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हमसे आप बेहतरीन ढंग से जुड़